ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर के 3 लेयर होते हैं, समझे? ट्रांजिस्टर देखते हैं आज, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं। अच्छा, जेनर डायोड फिर से बोले थे रिपीट करने के लिए ना। देखो जेनर डायोड को इस तरह से समझो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके समझना चाहिए हम लोग को। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड में बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड रहता है, हाईली डोप्ड डायोड होता है। डोपिंग क्या होता है? कुछ इम्प्यूरिटी उसमें मिलाना, उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। जिसमें बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाए रहते हैं उसको वो होता है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो है ना, नॉर्मली अगर उसको फॉरवर्ड बायस में चलाते हैं, देखो इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूँ। नॉर्मल जब फॉरवर्ड बायस में चलता है, समझ में आ रही बात? तो फॉरवर्ड बायस में चलता है तो ये नॉर्मल डायोड जैसा ही वर्क करता है, जैसे नॉर्मल डायोड वर्क करता था, देखो उसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड का यही कैरेक्टरिस्टिक्स था पहले कि कट ऑफ वोल्टेज तक वोल्टेज करंट की वैल्यू लगभग 0 होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। जब कट ऑफ वोल्टेज से पार कर गया तो वोल्टेज करंट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, लेकिन जब रिवर्स बायस में चलता है ना, तो जेनर डायोड जो है ना बाकी डायोड से थोड़ा सा हट के काम करता है। देखो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुंचेगा, यही ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है मेरा जेनर वोल्टेज होता है। जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुंचेगा वैसे ही वोल्टेज की वैल्यू आप कितना भी बढ़ाते रहो, जेनर डायोड के क्रॉस का वोल्टेज आपका नहीं बढ़ेगा, उसका खाली करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? हो गया सर? उसका उसमें डाल दो ना लैपटॉप, वो दे देना बहन को, है ना? तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज तक क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज तक वोल्टेज की वैल्यू इसकी बढ़ेगी। ब्रेक डाउन वोल्टेज से इसकी वोल्टेज नहीं बढ़ सकती कभी भी। मतलब ब्रेक डाउन के समय ये किसके जैसा काम करता है? एक बैटरी के जैसा काम करता है, जिसका वोल्टेज क्या है? वीजेड। अब समझो बात को, मान लो यहां पर जो भी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है यहां पर आप दिए, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जेनर डायोड आप इस तरह से रिवर्स बायस में लगाया हुआ है। जेनर डायोड को हमेशा कैसे लगाते हैं? एक क्वेश्चन आ जाएगा, रिवर्स बायस में। समझे? जेनर डायोड को कैसे लगाते हैं? रिवर्स बायस में लगाते हैं। उसके बाद जेनर डायोड का ऑपरेटिंग कैसा होगा? जब सप्लाई वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज्यादा होगा, उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये लोड, लोड का रेजिस्टेंस है RL, ठीक। तो मैं क्या बताया कि व्हेन, जब इनपुट वोल्टेज जो है जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, जब इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, तो जेनर डायोड किसके जैसा काम करेगा? एक बैटरी के जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? एक बैटरी के जैसा काम करेगा। इसको इसी तरह से मैं दिमाग में रख के चलाता हूँ, इसको चीजों को सिंप्लीफाई रखो। ये किसके जैसा काम करेगा? एक बैटरी के जैसा काम करेगा। क्लियर है? और ये आपका लोड, अब लोड के अक्रॉस में एक बैटरी लगा हुआ है, तो लोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा? जेनर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ये बैटरी जिसका वोल्टेज जेनर वोल्टेज के बराबर है, ये बैटरी जिसका वोल्टेज जेनर वोल्टेज, जेनर वोल्टेज क्या है? जेनर डायोड खरीदने जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को 10 वोल्ट का जेनर वोल्टेज, 10 वोल्ट का जेनर डायोड दो, तो तुमको 10 वोल्ट का जेनर डायोड देगा। वो 10 वोल्ट क्या है? उसका जेनर वोल्टेज है, ठीक। उसका 10 वोल्ट क्या है? जेनर वोल्टेज है। तो इसमें लोड में हमेशा कितना वोल्टेज रहेगा? जेनर वोल्टेज के बराबर। इनपुट में क्या रहेगा? इनपुट में कुछ भी वोल्टेज रहे, इसके अक्रॉस में लोड में कितना वोल्टेज मिलेगा? जेनर वोल्टेज। इसका वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सारी बात समझ, इसका वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लोड के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? लोड में वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो जेनर डायोड क्या कर रहा है? लोड के वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखता है। भले सप्लाई बदल रहा है, सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन लोड का वोल्टेज क्या हो गया? लोड का वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? अब इसका रिलेशन है, मान लो ये इनपुट करंट है II, ये जेनर डायोड में जाने वाला करंट है IZ, और ये लोड में जाने वाला करंट है IL। समझे? तो अगर यहां पर करंट डिवीजन प्रिंसिपल लगाओगे तो II बराबर IZ प्लस IL होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? IL की वैल्यू कितना होगा? IL के क्रॉस का वोल्टेज है VZ, और IL के क्रॉस का रेजिस्टेंस है RL। तो मैं देखो I को क्या लिख सकता हूँ? VI, इसका वोल्टेज VZ बटे RI लिख सकता हूँ। VI माइनस VZ बटे RI लिख सकता हूँ।
तो वी आई माइनस वी जेड बटे आर आई लिख सकता हूं। आई जेड को तो आई जेड ही रहने देता हूं, ठीक है। आई जेड की वैल्यू वेरिएबल है। आई एल की वैल्यू देखो, वी जेड बटे आर एल होगा कि नहीं होगा, वी जेड बाई आर एल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आई जेड लिखता हूं, आई जेड की वैल्यू वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मेरे को जब आई, ये आई जेड है, जब मेरे को आई जेड मेरे को मिनिमम कब मिलेगा, जब वोल्टेज मिनिमम मिले, मिनिमम वोल्टेज जिसमें ये रिवर्स बायस मतलब ये ब्रेक डाउन में काम करे, उसको हम लोग मिनिमम वोल्टेज बोलते हैं। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है। वाई जो जेनर डायोड होता है वो क्या है, जेनर डायोड कितना भी करंट नहीं झेल सकता, उसका भी एक लिमिट होगा। इसीलिए हम लोग आई मिनिमम और आई मैक्सिमम दोनों निकालते हैं। आई मिनिमम क्यों निकालते हैं, क्योंकि कम से कम एक करंट होना चाहिए जिसमें ये जेनर डायोड जो है वो ब्रेक डाउन मोड में काम करे। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आई जेड मिनिमम लिखता हूं इज इक्वल टू वी आई मिनिमम माइनस वी जेड बटे आर आई माइनस वी जेड बाई आर एल लिख सकता हूं। मिनिमम करंट जो है, जैसे जेनर डायोड का मिनिमम करंट, जेनर डायोड खरीदने जाओगे तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम करंट दिया रहता है। तो कम से कम इतना करंट होना चाहिए तभी जेनर डायोड ब्रेक डाउन में काम करता है। इसीलिए हम लोग मिनिमम करंट निकालते हैं। और मैक्सिमम करंट, जेनर डायोड से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, ये हो जाएगा वी आई मैक्सिमम माइनस वी जेड होल डिवाइडेड बाई आर आई माइनस वी जेड बाई आर एल, ये हो जाएगा। क्लियर है बात, अच्छे से क्लियर है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि यहां पर जो भी सप्लाई वोल्टेज है ये वी आई है, यहां पर का लोड रेजिस्टेंस है 1K, 1K मतलब 1 किलो ओम, याद रखना 1K। यहां पर जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड का वी जेड दिया हुआ है तुमको, वी जेड की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 20 वोल्ट, वी जेड तुमको दिया हुआ है 20 वोल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है। तुमको पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसमें जेनर डायोड काम करेगा। वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जिसमें जेनर डायोड काम करेगा, ठीक है। मान लो कि आई जेड मिनिमम ये दिया है तुमको 1 मिली एम्पियर और आई जेड मैक्सिमम ये तुमको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। जेनर डायोड में मिनिमम 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है और मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर फ्लो कर सकता है। तो ये सप्लाई वोल्टेज का रेंज क्या होगा कितना रेंज में जेनर डायोड वर्क करेगा, है बात समझ में। इसको करना, ये सब तो लिख चुके हो, तो इसको मिटा देता हूं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जेनर डायोड का वोल्टेज है 20 वोल्ट, जेनर डायोड में कम से कम 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें से 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कि सप्लाई का वोल्टेज का रेंज क्या होगा, कितना रेंज होगा सप्लाई का वोल्टेज का। तो यहां पर देखो, पहले ये वाला फॉर्मूला पुट करता हूं, आई जेड मिनिमम इज इक्वल टू वी जेड मिनिमम माइनस वी जेड बटे आर आई और प्लस वी जेड बाई आर एल, ये होगा कि नहीं होगा, है। हाँ वी आई मिनिमम है ना, वी आई मिनिमम। अब आई जेड मिनिमम की वैल्यू कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10 का पावर -3। वी आई मिनिमम मुझे निकालना है। वी जेड दिया है 20, आर आई दिया है 1 किलो ओम मतलब 1000 और प्लस वी जेड कितना है 20 डिवाइडेड बाई आर एल कितना है 10। क्या, अच्छा यहाँ माइनस, ठीक, ठीक है। अब ठीक है,
अब ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर -3 प्लस 2 हो जाएगा क्या है? ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू वी आई मिनिमम -20 अपॉन 1000। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0.001 होगा, तो 2.001 लिख दूं। इट इज इक्वल टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और +20 करूंगा तो मेरे को वी आई मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना आंसर आ जाएगा? 2001 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 2021 वोल्ट। वी आई मिनिमम अपना आ जाएगा 2021 वोल्ट। देखो 2021 वोल्ट तो मिनिमम दे सकते हो, समझे, कभी इतना देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इसका करंट माइक्रो एम्पियर वगैरह में होता है तो और कम आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कि मैक्सिमम वाला देख लेते हैं, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? ये हो जाएगा वी आई मैक्सिमम, अपने मन से डेटा दे रहा हूं इसलिए इतना अंतर आ रहा है, नहीं तो वी जेड और वी आई के बीच में ज्यादा अंतर नहीं आता है, अपने मन से डेटा दिया हूं इसलिए ऐसा है। माइनस वी जेड की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई आर एल की वैल्यू 1000, है ना, -20/10। आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10 का पावर -3, ठीक। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.01 होगा ये, है ना, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, +2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और +20, ये आई वी आई मैक्सिमम आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 2.01 गुना 1000, 2010 +20 2030 वोल्ट आएगा वी आई मैक्सिमम। मतलब आप सप्लाई में 2021 वोल्ट से 2030 वोल्ट तक इसको चला सकते हो, तो जेनरेट आउट परफेक्ट काम करेगा। आया समझ में? तो ये न्यूमेरिकल को खाली नोट कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा। हो गया?
आज कैसे ज्यादा लोग आए नहीं? ऑनलाइन कर रहे हैं वैसे, 2-3 लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर पढ़े हो गए। ट्रांजिस्टर क्या है एक्चुअली में? ट्रांजिस्टर क्या है? कुछ जानते हो ट्रांजिस्टर के बारे में? क्या करता है? क्या है ट्रांजिस्टर? क्या है? हाँ, क्या काम, क्या है, क्या काम है इसका? सिर्फ स्विच नहीं, सिर्फ स्विच के जैसा काम नहीं करता है। हाँ, और चलो ठीक है, ट्रांजिस्टर के 3 लेयर होते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 लेयर होते हैं। देखो, 2 तरह के ट्रांजिस्टर होगा, एक पीएनपी और एक एनपीएन। ठीक है, मान लो 3 लेयर होंगे तो 2 तरह से बन सकता है। एक बनेगा पीएनपी, ठीक है, पीएनपी इस तरह से रहेगा, एमीटर, गेट, कलेक्टर। ऐसा याद रखना। ये चित्र क्यों बना रहा हूं, इसे याद रखना। सबसे ज्यादा चौड़ा कौन होता है? कलेक्टर। एमीटर, बेस और कलेक्टर। सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा थिक लेयर कौन होता है? कलेक्टर का होता है। और सबसे थिन लेयर किसका होता है? बेस का होता है। इसको ऐसा याद रखना। तो 3 लेयर 3 टर्मिनल, 3 लेयर 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 लेयर 3 टर्मिनल याद रखना। पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, जिसमें ये पी होगा, ये एन होगा, ये पी होगा। ये पीएनपी क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा वाला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीएन, समझे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये तुम्हारा एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? एमीटर, बेस की कलेक्टर? समझे? हाई डोपिंग, हाईएस्ट डोपिंग होता है। डोपिंग कलेक्टर का नहीं होता, एमीटर का होता है। हाईएस्ट डोपिंग होती है एमीटर की, याद रखना। हाईएस्ट डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। उसके बाद देन कलेक्टर, उसके बाद कलेक्टर की होती है। उसके बाद देन बेस। समझे? सबसे कम डोपिंग होती है बेस का। तो बेस क्या है? पतला लेयर भी होता है और उसकी डोपिंग भी बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात? ये सब उसके याद रखना। सबसे ज्यादा चौड़ा पट्टी किसका होगा? कलेक्टर का, फिर एमीटर का, फिर बेस का। सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होगा? एमीटर का, फिर कलेक्टर का, फिर बेस का। आया बात समझ में? तो जो है अब इस पे बायसिंग की जाती है। बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर है। हाँ, दोनों में एक जैसा रहता है। बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर को हम सप्लाई देंगे, करंट सप्लाई करवाने के लिए। समझे? तो हम लोग क्या है, देखो हम लोग को क्या पता है कि जब 2 लेयर होता है तो लेयर में डिप्लीशन लेयर बन जाता है। लेयर में क्या बन जाता है? डिप्लीशन लेयर बन जाता है। अब डिप्लीशन लेयर कैसा बनेगा इसको समझना। जैसे मान लो P और N के बीच में अगर डिप्लीशन लेयर बन रहा है, अलग अलग करके बता रहा हूं मैं, समझे? ये P और N है। एक तुम्हारा एमीटर है चौड़ा वाला, और एक तुम्हारा बेस है। P और N, समझे? ये ज्यादा डोपिंग होता है, हाई डोप्ड, और ये लो डोपिंग होता है इसमें। तो डिप्लीशन लेयर जब बनता है तो जहां पर डोपिंग ज्यादा होता है ना, उधर साइड डिप्लीशन लेयर पतला होता है, याद रखना। जिधर डोपिंग ज्यादा होती है उधर साइड डिप्लीशन लेयर पतला होता है, और जिधर डोपिंग कम होती है उधर साइड डिप्लीशन लेयर चौड़ा होता है। मतलब ज्यादा अंदर घुसा हुआ डिप्लीशन लेयर किधर है? बेस तरफ है। क्यों? क्योंकि उसकी डोपिंग कम है, यहाँ पर पतला है। क्लियर है बात? ये याद रखना। उसी तरह से अगर हम लोग कलेक्टर और बेस का देख लेते हैं, कलेक्टर और बेस का जंक्शन, जैसे ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया कलेक्टर, तो इधर भी डोपिंग ज्यादा अंदर घुसा हुआ इधर रहेगा, ये कलेक्टर की तरफ कम रहता है। ऐसा डिप्लीशन लेयर बना रहता है। दोनों साइड बराबर नहीं होता, याद रखना, दोनों साइड बराबर नहीं होता। उसी तरह से मान लो अगर मैं ऐसा डायोड बना दिया,
पीएन डायोड बनाया जिसमें पी को मैं प्लस कर दिया, प्लस मतलब हाई डोपिंग मान लेना, और एन को माइनस कर दिया। समझ में आ रही बात? पी प्लस और एन माइनस का मतलब समझो, पी प्लस है जो डायोड पढ़ाओगे ना, पावर डायोड, उसमें पी प्लस और एन माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर डिप्लीशन लेयर की तुम बात करोगे तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा थिक इस तरफ होगा। मान लो ये बीच का एक लेयर बना दिया, डिप्लीशन लेयर ज्यादा चौड़ा इस तरफ होगा और इस तरफ पतला रहेगा। समझ में आ रही बात? डिप्लीशन लेयर किस तरफ ज्यादा अंदर घुसा रहता है, पेनिट्रेटेड किस तरफ कम अंदर घुसा रहता है, इसको भी समझना जरूरी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, ये भी बेस है। P प्लस का मतलब क्या है, हाईली डोप्ड P, और N माइनस का मतलब क्या होता है, लाइटली डोप्ड N। क्लियर है बात? तो जो ज्यादा डोपिंग वाला रहता है, हाईली डोप्ड वाला, वो उसमें डिप्लीशन लेयर कब अंदर घुसा रहता है, और जो लाइट डोप रहता है उसमें डिप्लीशन लेयर अंदर घुसा रहता है अच्छे से। ठीक है, तो अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ई और बेस के बीच में भी डिप्लीशन लेयर है, और बी और कलेक्टर के बीच में, बी और सी के बीच में भी डिप्लीशन लेयर है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बायसिंग देते हैं, बायसिंग मतलब होता है सप्लाई देना, तो सप्लाई देते हैं तो अलग अलग तरह से सप्लाई देते हैं, और अलग अलग तरह से ये क्या रिस्पॉन्स देता है ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, सब जानते हो? सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर एक होता है ऐसा, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा दिखेगा, इसका एरो ऐसा बने रहेगा। समझे? एक डंडी में एरो बना रहता है और बाकी दोनों डंडी में एरो नहीं बना रहता। जिसमें एरो बना रहता है वो एमीटर होता है, ठीक है, बीच वाला बेस होता है, और ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। उसी तरह से अगर मैं ऐसा बना दिया, ऐसा, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है। समझे? एरो जब अंदर की तरफ रहता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और एरो बाहर की तरफ रहता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। समझे? ये हो गया एमीटर, बेस, और ये कलेक्टर। क्लियर है? अब देखो ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे तो देखो ये मान लो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेता हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेता हूं। अब देखो इसके बीच में जो मैं बैटरी लगाया वो इस तरह से लगाया, ठीक है, P को प्लस दिया, N को माइनस दिया, तो फॉरवर्ड बायस किया हूं कि रिवर्स बायस किया? फॉरवर्ड बायस किया हूं, ठीक है। और ऐसा इसमें कर दिया, नीचे वाले में ऐसा कर दिया, P को माइनस दिया, N को प्लस दे दिया, ये रिवर्स। तो ये ऊपर वाला फॉरवर्ड हो गया, नीचे वाला रिवर्स हो गया। तो इसको मैं बोलूंगा एमीटर बेस जंक्शन, EB जंक्शन, और इसको मैं बोल देता हूं CB जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसमें तुम क्या दे रहे हो उसके हिसाब से इसका मतलब वर्क होगा। जैसे मान लो ये टेबल याद रखना, एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, और इसका मोड याद रखना, एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, और किस मोड में काम करेगा। मान लो एमीटर बेस जंक्शन को भी तुम रिवर्स बायस कर दिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दिया, दोनों को तुमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में काम करता है, मतलब ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। समझे? बंद हुआ स्विच के जैसा काम करता है। क्लियर है बात? ऑफ स्विच के जैसा काम करता है। उसके बाद तुम मान लो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिए, तो ये किसके जैसा काम करेगा, एक्टिव मोड में काम करता है। एक्टिव मोड मतलब एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह तभी काम करेगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, जब एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की जैसा काम करता है। आ रहा समझ में? उसके बाद मान लो इसको तुम रिवर्स बायस कर दिए, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिए, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव। रिवर्स एक्टिव मतलब अभी भी ये एम्पलीफायर के जैसा काम करेगा पर गेन कम हो जाएगा, एम्पलीफायर विथ लो गेन। गेन मतलब क्या है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, ये गेन होता है। और लास्ट वाला जो मोड है जो हम लोग यूज करते हैं, दोनों के दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो ये
क्या सैचुरेशन रीजन में काम करता है। सैचुरेशन रीजन मतलब ये ऑन स्विच की तरह काम करता है। किसके जैसा काम करता है? ऑन स्विच की तरह काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑन स्विच के जैसा काम करता है। क्लियर है? चलो नोट कर लो।
अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया ना। तुम लोग का कल पेपर हो गया, दिए थे क्या पेपर? कैसा आया था? ठीक आया था? कौन सा पेपर था? मंडी निरीक्षक। क्या ज्यादा आया था उसमें? क्या क्या आया था उसमें? करंट अफेयर्स आया था छत्तीसगढ़ का? याद था? अरे उसको पढ़ लो ना वो सब चीजों को यार, तो पढ़ो, जरूरी है वो। ये वाला RBF, रिवर्स एक्टिव मोड एम्पलीफायर विथ लो गेन। बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा यार। सफेद रुमाल था एक जमाने में, सब आया था। फॉरेस्ट वाला हो गया पेपर? यही 5 तारीख को है? चलो तो ट्रांजिस्टर का अलग अलग मोड देख लेते हैं। देखो ट्रांजिस्टर में पहला चीज ये याद रखना, एमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है। एमीटर करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या होता है? बेस करंट। पहला इक्वेशन याद रखना। उसके बाद देखो, पहला अगर मैं बात की इसमें, इसको 3 मोड में चलाया जाता है। मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहला मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड, ठीक है। एज एन एम्पलीफायर जब चलाया जाता है ट्रांजिस्टर को, एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के जैसा जब चलता है तो एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। एज एन एम्पलीफायर मतलब क्या हो गया कि जो एमीटर और बेस का जंक्शन है उसको क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर और बेस के जंक्शन को क्या करेंगे? रिवर्स बायस। तो उसको 3 मोड में चलाया जा सकता है, समझे। पहला मोड होता है जिसको कॉमन बेस मोड बोलते हैं। कॉमन बेस, पीएनपी ट्रांजिस्टर का बता रहा हूं सब कुछ, कि एनपीएन का बताऊं? पीएनपी बताऊं, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। एमीटर और बेस के जंक्शन को क्या करेंगे? एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव देना होता है। एमीटर बेस जंक्शन को क्या कर दिए? फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है? रिवर्स बायस। तो पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव दे दिए, ये हो गया रिवर्स बायस। समझ में आ रहा है बात? कुछ जल रहा है क्या? बाहर से जल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, ज्यादा रिवर्स बायस देना होता है, ठीक है, ताकि इसमें का करंट ना, मतलब जो है खुद का इसका करंट ना हो, ये करंट वही हो जो एमीटर से आ रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसमें इनपुट करंट क्या है? इनपुट करंट एमीटर है। आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट आईबी है, आईसी नहीं, आईसी है। आउटपुट का जो करंट है वो कलेक्टर करंट, इनपुट का जो करंट है वो एमीटर करंट। समझ में? तो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप देता है उसको हम लोग बोलते हैं गेन। समझे? उसको क्या बोलते हैं? गेन। तो देखो, एक हो जाएगा इक्वेशन हमारा क्या है? आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कौन सा अल्फा होता है? अल्फा बराबर क्या होता है? आई सी बटा आई। हाँ,
तो फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन डिवाइडेड बाय आई ई, इसको आई ई से डिवाइड कर देते हैं। तो आई ई से डिवाइड करोगे तो आई ई बाई आई ई क्या हो जाएगा, 1, आई सी बाई आई ई हो गया, प्लस आई बी बटे आई ई। आया समझ में? तो अगर यहां पर मैं लिखूंगा, देखो अलग अलग तरह का गेन होता है। एक गेन होता है आई सी बाई आई ई, कलेक्टर करंट बटे एमीटर करंट, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। समझ में? कलेक्टर करंट बटे एमीटर करंट, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। एमीटर करंट बटे बेस करंट, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। समझे? एमीटर करंट बटे बेस करंट, नहीं, एमीटर करंट बटे बेस करंट को हम लोग कहते हैं गामा। और एक होता है कलेक्टर करंट बटे बेस करंट, इसको कहते हैं बीटा। क्लियर है बात? ये याद रखना, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप इस तरह से याद रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई, क्या होता है अल्फा, और प्लस आई बी बाई आई ई क्या होगा, 1 अपॉन गामा होगा कि नहीं होगा? तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 1 अपॉन गामा इक्वल टू अल्फा माइनस 1, या गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ये पहला रिलेशन मिल जाएगा हमें, गामा और अल्फा के बीच का रिलेशन मिल गया। 1 माइनस अल्फा, सॉरी, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक, अल्फा की वैल्यू जो होती है अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा जो होता है ना वो क्या होता है 1 से कम होता है, क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू एमीटर करंट से कम होती है। आया समझ में? दूसरा क्या करते हैं, इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाई बीटा कर देता हूं, आई बी कर देता हूं। ये बन जाएगा आई ई बाई आई बी इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी प्लस 1 बन जाएगा। आई ई बाई आई बी क्या है, गामा, आई सी बाई आई बी क्या है, बीटा, प्लस 1। तो गामा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप मिल गया आई बी से डिवाइड करके। फिर इक्वेशन 1 को क्या कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई आई सी कर देते हैं। ये बन जाएगा आई ई बाई आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी हो जाएगा। आई ई बाई आई सी क्या है, 1 अपॉन अल्फा है। आई ई बाई आई सी 1 अपॉन अल्फा है कि नहीं है? ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी क्या होगा, 1 अपॉन बीटा। तो हम लोग का रिलेशनशिप मिल जाएगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू बीटा बटे बीटा प्लस 1 बन गया। तो कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन आता है अल्फा दिया है और क्या निकालना है, गामा निकालना है। तो ये वाला रिलेशनशिप से अल्फा दिया है गामा निकालना है, या गामा निकालना है अल्फा दिया है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद गामा दिया है बीटा निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या बीटा दिया है या गामा निकालना है तो भी ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, और ये वाला फॉर्मूला अल्फा दिया है बीटा निकालना है तब। क्लियर है बात? तो ये तीनों रिलेशनशिप अच्छे से याद रहना चाहिए। याद नहीं रहे तो कम से कम इसको बनाना सीख लो, इसलिए मैं बनाना सिखा दिया, मेरे को भी याद नहीं रहता है, मैं इसको बना लेता हूँ एग्जाम में। समझे? एग्जाम में जब आता है तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है। एक बार तुमको आई ई से डिवाइड करना है, एक बार आई सी से डिवाइड करना है, एक बार आई बी से डिवाइड करना है। और याद रखना आई सी बाई आई ई अल्फा होता है, आई ई बाई आई बी बीटा गामा होता है, और आई सी बाई आई बी बीटा होता है। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर है? अब जब हम लोग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और कई सारे एडवांस ट्रांजिस्टर आ गए। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। समझे? पावर ट्रांजिस्टर मतलब क्या है, जो ज्यादा करंट कैरी, ये लोग ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल ट्रांजिस्टर। समझे? एम्पलीफायर वाला जो ट्रांजिस्टर है ना वो सिर्फ सिग्नल को कैरी करता है। सिग्नल समझते हो? जैसे आवाज का जो सिग्नल है, आवाज जब हम लोग कुछ बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में बदलोगे तो उसका करंट का वैल्यू कम होता है। समझे? उसको सिग्नल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सिग्नल। तो जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर रहता है वो सिग्नल पे वर्क करता है, जैसे उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, ये सब करना है, तो उसका करंट वगैरह कम होता है, तो उसका ज्यादा रेटिंग का ट्रांजिस्टर नहीं लगता, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर काफी है।
लेकिन जब हम लोग उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करने लगते हैं तो इसका रेटिंग को बढ़ा देते हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है पावर ट्रांजिस्टर। एक होता है तुम्हारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सुने हो नाम, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फिर एक होता है तुम्हारा मॉसफेट होता है, समझे, आईजीबीटी होता है। ऐसे करते करते बहुत सारे ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसके सबको बताऊंगा कि उसका अपने अपना खासियत क्या है, लेकिन पहले ये जानने की जरूरत है कि हम लोग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वी यूज ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में यूज करते हैं या सैचुरेशन मोड में, या तो उसको ऑन करना है या तो ऑफ करना है, ठीक है। तो याद रखना ट्रांजिस्टर में जब एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, यहां पर रिवर्स बायस कर दिए, तब ये ऑफ हो जाता है, ऑफ के जैसा, ऑफ स्विच के जैसा काम करता है। और दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिए तो ये ऑन स्विच के जैसा काम करता है, समझ में आया। तो हम लोग को इसको कैसे कैसे काम करवाना है, स्विच के जैसा काम करवाना है। क्लियर है बात, चलो नोट कर लो।
हो गया। अब बताता हूँ JFET कैसे वर्क। देखो ये तो हो गया एक सिंपल ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर में एक प्रॉब्लम था, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था कि ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ये ऑन ऑफ होता है, वो करंट पे डिपेंड करता है, समझे। ऑन ऑफ होना जो ट्रांजिस्टर का है वो इसके करंट पे डिपेंड करता है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अब उसको उतना डिटेल में तो मैं बता नहीं सकता। बस ये समझ लो कि ट्रांजिस्टर जो है ना, ये किससे ऑपरेट होता है, करंट ऑपरेटेड रहता है, समझे। करंट कंट्रोल्ड बोलते हैं डिवाइस को। ट्रांजिस्टर किस तरह का डिवाइस है, ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ट्रांजिस्टर किसके जैसा है, ट्रांजिस्टर एक जिसको बोलते हैं बीजेटी। बीजेटी मतलब ये जो ट्रांजिस्टर अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये किसके जैसा है, ये हमारा है, इट इज लाइक अ करंट कंट्रोल डिवाइस। ये है करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। और करंट कंट्रोल डिवाइस का मतलब होता है कि जो भी कंट्रोलिंग करंट होता है, वो कंट्रोलिंग करंट लॉस भी प्रोड्यूस करेगा। वो कंट्रोलिंग करंट क्या करेगा, लॉस भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब थोड़ा सा एडवांस, धीरे धीरे अब एडवांस करते गए। क्या एडवांस किए, बनाए सबसे पहले JFET बनाए। JFET बनाए। JFET क्या रहता है, JFET में मान लो एक N लेयर है, ये पूरा N लेयर बनाएंगे, N लेयर है, और उसके बीच में ना ये जो P लेयर बना देते हैं, समझे। ये P है, ऐसा P लेयर है, समझ में। मतलब ये समझ लो कि एक नाला है, इसको इस तरह से समझो कि एक नाला है और उस नाले के बीच में वाल्व लगा हुआ है। वाल्व को कम ज्यादा तुम कर सकते हो, समझे। जैसे ये नाला है, समझना बात को, ये नाला है, नाला के बगल में तुम मान लो एक पत्थर लगा के रखे हो जिसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो जब इसको एकदम पास ले जाओगे तो नाला बंद हो जाएगा, और जब इसको दूर ले जाओगे तो नाला चालू हो जाएगा। उसी तरह से ये है, ये जो है ना, ये नाला का पत्थर है, समझे। ये नाला का पत्थर किससे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर एक वोल्टेज दिया जाता है जिसको बोलते हैं VGS। इसको कहा जाता है VGS कहा जाता है। गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है VGS। इन दोनों में सेम पोटेंशियल दिया जाता है। कैसे, तो इसको बनाओ ऐसा। ये तुम्हारा एक होता है तुम्हारा ड्रेन, इसको बोलते हैं मान लो ड्रेन, या उसको, हाँ इसको ड्रेन मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक तरफ जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग मानते हैं सोर्स। ये क्या हो गया, सोर्स। ये जो वोल्टेज है, ये इसको बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं गेट। दो ठो गेट है, समझे, ये दो ठो गेट है। ये गेट को ही ना खोलना बंद करने का काम कौन करता है, ये वोल्टेज करता है। इसको बोलते हैं VGS। VGS, इसको मैं ऐसा बैटरी नहीं बनाता, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, प्लस माइनस VGS। समझ में आ रही बात। अब इसके क्रॉस में गेट और सोर्स के बीच में और भी कुछ सप्लाई दिया जाएगा। मान लो इसके बीच में तुम सप्लाई दिए हो कुछ, समझे। अब समझना बात को कि ऐसा सप्लाई दे दिए, सोर्स से गेट की तरफ सप्लाई ऐसा दिए। अब देखो, इसके कारण से करंट फ्लो करेगा। बैटरी जैसी लगाते हैं अपन, क्या करता है, करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो इस तरह से करेगा, ठीक है। अब ये कब करेगा करंट फ्लो, जब ये जो नाला है ये खुला हुआ है, समझ लो, तब करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात है। नाला जब खुला है मतलब इसका वोल्टेज, ये जो VGS है, इसके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा इसका करंट। समझ में आ रही बात। अब ये समझो कि मान लो तुमको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए, ये बैटरी है, इसको इस तरह से मान के रखना चाहिए कि मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है और इसका रेजिस्टेंस है R, समझे। अब तुमको क्या करना है, इसमें कितना करंट बहे वो तुमको कंट्रोल करके रखना है, समझे। तुम चाहते हो कि जितना करंट बहे वो मेरी इच्छा अनुसार बढ़े, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए,
वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, वो ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए जो रिमोट दबा करके तुम कम ज्यादा कर सको। ये उसी तरह का सिस्टम बन गया। तुम जरा सोचो कि जब ये मान लो कि ये देखो ये इतना चौड़ा नाली है, समझना इसको इस तरह से, इतना चौड़ा नाली है। अब नाली का जब ये पूरा एंड दूर दूर में है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कम कम होगा। अब ये जब पास कर दिया तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका रेजिस्टेंस, ये जो जेएफईटी है, इसका रेजिस्टेंस को कौन कंट्रोल करता है, ये वीजीएस कर सकता है। समझे, वोल्टेज के द्वारा इसका रेजिस्टेंस को तुम कंट्रोल कर सकते हो, इसके करंट को तुम कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आ रही बात। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे जैसे इफ VGS इज नेगेटिव, अगर तुम इसमें नेगेटिव वोल्टेज डालते जा रहे हो, देन डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज कूलर नेगेटिव VGS, नेगेटिव VGS में द करंट, ड्रेन करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को हम लोग ड्रेन करंट कहते हैं। एक पर्टिकुलर VGS, एक खास VGS आने के बाद जो है ना, ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। वही वाला सिस्टम कि जब नाली पूरा जाम हो गया तब नाली में पानी फ्लो नहीं करेगा, तो वही जब ये पूरा जाम हो गया डिप्लीशन लेयर के द्वारा, तो इसका जो ड्रेन करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डैट वोल्टेज, उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, डैट वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। उसको क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। तो यहां पर जो ड्रेन करंट का एक इक्वेशन बनता है कि ड्रेन करंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनता है। इसको बोलते हैं ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VGS ऑफ इसका होल स्क्वायर। समझे, VGS ऑफ इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ड्रेन करंट जो ये से जो FET में जो करंट बह रहा है ना, उसको ड्रेन करंट कहते हैं। ठीक है, IDSS क्या होता है, क्या होता है IDSS, IDSS इट इज इक्वल टू ड्रेन करंट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। अगर तुम ये जो VGS को 0 रखोगे ना, उस समय जो ड्रेन करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको IDSS कहते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद अगला जो है VGS ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना, इसमें जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है ना, जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है ना, ये होता है डेल्टा VDS डिवाइडेड बाय डेल्टा IDS। ठीक है, तो अब मैं ये बोलना चाह रहा था तुम लोग को कि ये जो है ना, इसमें से एक सवाल आता है कि जो दो तरह का होता है, बहुत जो FJ-FET भी होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं N चैनल, इसको P चैनल बोलते हैं। P चैनल मतलब इसका जो चैनल है, इसको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, चैनल गेट। इसका चैनल अगर P टाइप सेमीकंडक्टर से बना है तो इसको क्या बोलते हैं, P चैनल। और इसका चैनल जब N टाइप सेमीकंडक्टर से बना रहेगा, मतलब अंदर में P रहेगा, यहाँ पर कॉर्नर में N रहेगा, इसको बोलते हैं N चैनल FET।
इसको बोलते हैं एन चैनल एफईटी। समझ में आ रहा है, एन चैनल एफईटी। तो यहां पर VGS इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर पिंच ऑफ। पिंच ऑफ मतलब क्या है कि करंट को जीरो करने के लिए आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा और इसमें नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एन चैनल JFET में या एन चैनल मॉसफेट में मॉसफेट में भी यही वर्क है, समझे। मॉसफेट का भी चित्र बना के दिखाऊंगा। एन चैनल JFET और एन चैनल मॉसफेट में जो हम लोग को VGS देना पड़ता है ना, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो कितना देना पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जिससे वो करंट जीरो हो। याद रखना, पी का तुमको डिप्लीशन लेयर बढ़ाना है तो पी के सामने एन दिया जाता है, नेगेटिव पोलैरिटी। रिवर्स बायस पी कैसे करोगे, रिवर्स बायस का दिमाग रखो, पी के सामने नेगेटिव वोल्टेज दोगे तब रिवर्स बायस होगा। तुमको करना क्या है, इसके करंट को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो रिवर्स बायस कैसे होगा, पी वाला नेगेटिव वोल्टेज दे करके, और रिवर्स बायस एन वाला कैसे होगा, पॉजिटिव वोल्टेज दे करके। ऐसे करके याद रख लेना। आया समझ में? चलो नोट करो फटाफट। अरे यार, इसके धुआं से ना उल्टी लगने लग गया मेरे को, अजीब टाइप का धुआं, टायर वायर जला दिए लग रहा है। ये गलत बना दिए, दोनों साइड पी रह गए। ओप एम्प पढ़े, ओप एम्प, ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़े हो? हाँ भाई, एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव VGS।
हो गया। देखो जेएफईटी क्या है, जेएफईटी में एक अंदर में एन चैनल होता है, समझे, अंदर में एन होता है, उसके बीच में पी का लेयर निकाल दिया जाता है, ठीक है, इसको चैनल बोलते हैं, पी का चैनल है ये, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से रहता है कि जब इसमें तुम नेगेटिव वोल्टेज देते हो ना, तो इसका समझ लो ये लेयर बढ़ जाता है, ऐसा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका चैनल बढ़ जाता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, तो अब यहां से लेकर के यहां तक जाने का रास्ता बंद हो जाता है, कह सकते हो। तो रास्ता बंद हो जाएगा तो इसका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितना वोल्टेज देने पर ड्रेन करंट जीरो हो जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, VGS ऑफ कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, समझ में। VGS को कितना देने पर ड्रेन करंट जीरो हो जाता है, उसको कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज, VGS ऑफ। समझ में आया कि नहीं है? पहला चीज यही याद रखो, VGS को कितना दोगे जिससे ड्रेन करंट जीरो हो जाए, इसको क्या कहा जाता है, VGS ऑफ कहा जाता है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। जब VGS को जब जीरो रखेंगे, मान लो VGS जीरो रखे, उस समय जो भी ड्रेन करंट होगा उसको IDSS कहते हैं। VGS को जीरो रखने पर ड्रेन करंट जितना भी जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा, उस कंडीशन में कुछ ना कुछ होगा ड्रेन करंट, उसको हम लोग बोलते हैं ID, ठीक है। तो जो टोटल ड्रेन करंट होगा वो VGS बटे VGS ऑफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो टोटल करंट ID किसी भी क्षण में किसी भी वोल्टेज VGS पे ID को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ID इज इक्वल टू IDSS, मतलब जो पहला ड्रेन करंट जिसमें VGS जीरो था, -1 माइनस VGS बटे VGS ऑफ का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होता है, ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात? अब दो तरह के जेएफईटी होते हैं, दिमाग में यही याद रखना, एक होता है पी चैनल, पी चैनल में VGS ऑफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, पी चैनल में VGS ऑफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और एन चैनल में VGS ऑफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। एन चैनल में VGS ऑफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आया? इतना चीज अभी याद रखो, समझ में आया? बहुत डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना चीज खाली याद रखो। मॉसफेट को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक है। जेएफईटी जैसा ही होता है, लेकिन उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते समय बताऊंगा। फिर देखो, एम्पलीफायर सर्किट को सॉल्व करने तुम लोग को आना चाहिए, एम्पलीफायर सर्किट को सॉल्व करने आना चाहिए। कितने लोगों को आता है ओप एम्प सर्किट, ओप एम्प, एम्पलीफायर नहीं, ओप एम्प, ओप एम्प सर्किट को सॉल्व करना कितने लोगों को आता है? देखो इसका एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसको दिमाग में रखोगे तो आराम से बन जाएगा। हाउ टू सॉल्व ओप एम्प सर्किट। ओप एम्प सर्किट क्या होता है? देखो सबसे पहले ओप एम्प को ये याद रखना, ओप एम्प में एक इन्वर्टिंग माइनस और एक प्लस होता है, माइनस वाला टर्मिनल को कहा जाता है इनवर्टिंग टर्मिनल, इनवर्टिंग टर्मिनल। आया समझ में? माइनस वाले टर्मिनल को क्या कहा जाता है, इनवर्टिंग टर्मिनल, याद रहेगा ये चीज। प्लस वाले टर्मिनल को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। इसको कहा जाता है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। क्लियर है? पहला दिमाग में रखोगे वोल्टेज ऑफ बोथ, वोल्टेज ऑफ बोथ पॉइंट इज सेम, याद रखना। दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। समझे? मतलब क्या है कि अगर इसको तुम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको बना देता हूं, जैसे ये ऐसा है ओप एम्प, ये ओप एम्प का ये वाला जो भाग है इसको तुमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि ये वाला जो भाग है ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ये वाला जो भाग है वो 0 वोल्ट, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, याद रखना। समझे? ये बेसिक और सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये वाला भाग अगर 0 वोल्ट हुआ तो ये वाला भाग भी 0 वोल्ट हो जाएगा। मान लो तुमने क्या कर दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक वोल्टेज 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 10 वोल्ट। तो ये कितना बन जाएगा,
ये भी 10 वोल्ट बन जाएगा। याद रहेगा, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट सबसे मेन है, समझे कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो भी वोल्टेज बनता है वही, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग का जो भी टर्म वोल्टेज बनता है वही इन्वर्टिंग का बनता है। मान लो इन्वर्टिंग में ऐसा किए तो नॉन इन्वर्टिंग वैसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो तुम इन्वर्टिंग में एक ग्राउंड लगा दिया तो नॉन, ये कितना वोल्टेज बन गया 0 वोल्ट, तो ये वाला भी कितना बन जाएगा 0 वोल्ट ही बन जाएगा। समझ में, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट दोनों का सेम रहता है, क्लियर है, सेम वोल्टेज पर रहता है। उसी तरह से मान लो तुमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ऐसा लगा दिया, एक 10 वोल्ट सप्लाई से लगा दिया, समझे, तो ये कितना बन जाएगा 10 वोल्ट, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 10 वोल्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, क्लियर रहे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ का आउटपुट का जो नोड है इसको आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कहते हैं, समझे, आउटपुट का जो नोड है वो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और मान लो कि फीडबैक कहाँ से कनेक्टेड है उसके हिसाब से इनपुट वोल्टेज बनता है। क्लियर है, मैं बताऊंगा। जैसे जैसे मान लो एक सर्किट है, इसका एनालिसिस करना है, मैं सर्किट का एनालिसिस करके बताते जाता हूँ, तुम लोग को अपने आप दिमाग में आते जाएगा। मान लो यहाँ पर हमने लगाया एक 2 वोल्ट, सॉरी 2 ओम लगाया, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, समझ में आया कि नहीं है। यहाँ हमने लगा दिया एक बैटरी और ऐसा ग्राउंड कनेक्ट है, बैटरी लगाया मैंने 10 वोल्ट का, बैटरी लगाया मैंने 10 वोल्ट का, क्लियर है। उसके बाद यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, क्लियर है बात। अब ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और यहाँ का आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, आउटपुट और इसके बीच में एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, आउटपुट और इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 4 ओम ले लेता हूँ, इसका मेरे को एनालिसिस करना है, इसका मेरे को एनालिसिस करना है कि आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, इसका एनालिसिस करना है, क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू कितना होगा, समझ में। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, डायरेक्ट बनवा के दिखाऊंगा। ये क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो इसका वोल्टेज कितना होगा 0, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा 0। ये पहला काम कर लोगे सभी लोग। अब यहां से यहां तक बहने वाला जो करंट है, इस करंट को मैं I1 लिख देता हूं, और यहां से यहां तक बहने वाला करंट है, इस करंट को मैं I2 लिख देता हूं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो 10 माइनस 0/2 लिखेंगे, I1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। I2 क्या होगा 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, 0 से लेकर के V0 की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब देखो यहां से जो करंट है वो इधर नहीं जाता कभी भी, समझे, वो करंट इधर ही जाता है, तो I2 की वैल्यू I1 लिख सकता हूं। ये समझ लो, ये जो करंट इधर आ रहा है ना वो आगे जाएगा, इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि इनपुट का रेजिस्टेंस माना जाता है इंफिनिटी, इनपुट का रेजिस्टेंस इंफिनिटी माना जाता है, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो घूम फिर करके इधर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी कारण से I2 की जगह I1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बताओ भाई। देखो यहां से जो करंट आ रहा है ना, ये करंट इधर नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, यहां से जो करंट आ रहा है 5 एम्पियर, वो कहां जाएगा, ऊपर ही ना जाएगा। तो ये जो करंट है इसको मैं I2 माना था, ये जो करंट है इसको मैं I1 माना था, तो I2 और I1 सेम होगा कि नहीं होगा, होगा। I2 के जगह मैं माइनस V0/4 लिख दिया और I1 के जगह 5 लिख दिया, तो V0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 20 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 20 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद कभी को पूछता है वोल्टेज गेन कितना है, वोल्टेज गेन कितना हुआ, तो इनपुट में कितना वोल्टेज दिए थे
5, इनपुट में 10 वोल्टेज दिए थे सर, इनपुट में कितना वोल्टेज दिए थे 10, आउटपुट में कितना वोल्टेज मिला 20, तो -20। तो अगर वोल्टेज गेन बोलोगे तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, इसका मॉड वैल्यू लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज इसका मॉड वैल्यू लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो एम्पलीफायर है वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, आई बात समझ में, वोल्टेज गेन कितना कर दिया 2 गुना कर दिया। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब जैसे मान लो दूसरा तरह का क्वेश्चन, अलग अलग तरह से सर्किट दे सकता है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ये इसका गेन जो है अगर मॉड वैल्यू नहीं लेंगे तो मतलब नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है तो -2 लिख देते हैं, -2 गेन। -2 का मतलब क्या है, आउटपुट में हमें निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट का नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। क्लियर है बात। अब जैसे मान लो एक सर्किट ऐसा बना दिया, इसका भी एनालिसिस मैं अब देखो डायरेक्ट करूंगा। अब क्या किए हैं, रेजिस्टेंस को यहां कनेक्ट किए हैं, वोल्टेज को यहां कनेक्ट किए हैं, समझ में आ रही बात, रेजिस्टेंस को यहां कनेक्ट किए हैं, वोल्टेज को यहां कनेक्ट किए हैं, सब कुछ समझ में आया अच्छे से। ये तुम्हारा 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है, और ये जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस यहां लगाया हूं, समझे, एक रेजिस्टेंस यहां लगाया हूं और एक रेजिस्टेंस यहां लगाया हूं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है किसी को भी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम लिए थे हम लोग, बस सर्किट को थोड़ा सा बदला हूं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा 0। अब इसका करंट, मैं इस करंट को मैं लिख देता हूं I1, I1 कितना आएगा 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया I1, कोई दिक्कत है। और ये जो करंट है इस करंट को मैं लिख देता हूं I2, I2 करंट कितना होगा 0 - V0 डिवाइडेड बाई 4 होगा, आया समझ में, 0 - V0 डिवाइडेड बाई 4। -V0 डिवाइडेड, ठीक है इसका अब देखो क्या है, एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को बताना भूल गया। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि देखो ये वाला करंट ऐसा आ रहा था, ये इधर जा रहा था, तो I1 = I2 माने हैं। यहाँ पर करंट जो है ना एक इधर में है एक इधर में है, तो I1 = -I2 मानते हैं, याद रखना इसको। एक इन्वर्टिंग में है, एक इन्वर्टिंग में है करंट I2 और एक नॉन इन्वर्टिंग में है करंट I1। एक इन्वर्टिंग में रहे और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग में रहेगा तो क्या करोगे, I1 = -I2 मानोगे, याद रखना। I1 क्या मान लो, I1 -I2 मान लेंगे। याद रखना कि एक इन्वर्टिंग में रेजिस्टेंस रहे और एक नॉन इन्वर्टिंग में रेजिस्टेंस रहे तो I1 -I2 मानते हैं, और दोनों एक ही में रहे तो I1 I2 मानते हैं। आया बात समझ में, तो I1 I2 मान लिए तो 5 - V0/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V0 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल से लगाए, बाकी सब कुछ सेम किए, तो वोल्टेज कितना मिला 20 वोल्ट, और इसमें क्या मिला वोल्टेज, वोल्टेज हमको -20 वोल्ट मिला। क्लियर है बात,
समझ में आया अच्छी तरह से? चलो और इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन करेंगे। एक ना वेब सीरीज है ब्रेकिंग बैड, कौन देखा है अभी? कोई देखा है तुमने से? वेब सीरीज देखते नहीं हो? हाँ, पहले एग्जाम निकाल लो फिर देखना वेब सीरीज। एक एक करके सब निपटाना, फिर नौकरी लग जाए फिर फुल वेब सीरीज चलेगा फिर, है ना? सबसे पहले देखना फैमिली मैन। है? ऋषभ आया कि नहीं आया? तो सम परीक्षक का भी आ गया है ना डेट, एक सम परीक्षक का। नहीं, कौन सा परीक्षा 12 तारीख को है? हिंदी है जिसमें। तो उसका तो एडमिट कार्ड आ गया है 12 तारीख वाला। और सीएसईबी का बंद हो गया ना फॉर्म भराना। हो गया ये? एकदम सिंपल सिंपल, अगर ओपन कर देगा ना, सिंपल सर्किट देगा बनाने के लिए। बस दिखता कठिन है, रहता सिंपल है।
हो गया। चलो इसको सर्किट, अगला सर्किट करते हैं। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? देखो सर्किट एकदम कठिन दिख रहा है, दिख रहा है, और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, ये अपने को निकालना है। देखो कैसे, इसका वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इतना कर लोगे? ठीक है, इसका करंट I1, I1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 0/6, 1 एम्पियर। I2 कितना होगा? I2 2 माइनस 0/2, ये भी 1 एम्पियर। I3 कितना होगा? 4 माइनस 0/4, ये भी 1 एम्पियर। अब ये टोटल करंट कितना होगा? ठीक है, टोटल करंट, अब ये वाला इसको मैं I4 लिख देता हूँ। I4 बताओ कितना होगा? I4 0 माइनस V0/6 होगा कि नहीं होगा? I4 0 माइनस V0/6 होगा कि नहीं होगा? और I4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो I4 कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। तो I4 के जगह 3 इज इक्वल टू 0 माइनस V0/6, तो V0 कितना मिल जाएगा? माइनस 18 वोल्ट मिलेगा। एकदम आसान है, समझ में आया कि नहीं है? एकदम आसान है। ठीक, अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन कराता हूं। मान लो यहां पर ऐसा 3 लगा दिए, ग्राउंडेड नहीं दिया रहेगा तो ग्राउंडेड एक तो होगा ही होगा भाई, कोई ना कोई इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, दोनों में से कोई एक ग्राउंड तो होगा ही। ये 4 4, ये 2 2, ये 6 6, ठीक है, और ये वाला ग्राउंडेड है, ये वाला ग्राउंडेड है। समझ में आ रहा है? अब तुमको ये इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा है। कितना का लगा है? 6 का लगा है। अब इसमें क्या होगा? ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इसका क्या होगा? इसमें यहाँ का टोटल करंट 3 एम्पियर 1 1 1 हो जाएगा, और इसका करंट क्या है? I4, I4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? I4 की वैल्यू 0 माइनस V0/6। अब क्या बताया? I4 इज इक्वल टू, अब माइनस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 लगाएंगे, समझे? क्योंकि एक इन्वर्टिंग में है, एक नॉन इन्वर्टिंग में है, तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 लगाएंगे। तो I4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3 एम्पियर, माइनस 3 एम्पियर आ जाएगा। माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 माइनस V0/6, तो V0 की वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस 18 वोल्ट। अब मान लो कि यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड होता, तब क्या करते? I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब प्लस 3 एम्पियर ही 0 माइनस V0, तो फिर से माइनस 18 आ जाता। समझ में आया कि नहीं है? मान लो एक सर्किट ऐसा दिया है, ये अपना ग्राउंडेड है, ठीक है, यहां पर 3 है, 1 2 3,
और ये एक ऐसा यहीं से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऊपर से रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, यहीं से रेजिस्टेंस कनेक्टेड। क्लियर है बात? ये तुम्हारा 4 4 2 2 6 6, इसका 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर यहाँ पर से कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो, इस I4 लिख देता हूँ, I4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 माइनस V0/6 होगा कि नहीं होगा? I4 की वैल्यू 0 माइनस V0/6। अब यहाँ पर देखो, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल में ही कनेक्ट करें, तो I4 की वैल्यू कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझे? यहाँ पर क्यों? क्योंकि दोनों जो है इन नॉन इन्वर्टिंग में ही कनेक्टेड है, इसलिए I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन पे हमारा I4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 एम्पियर आए, +3 एम्पियर आ जाएगा I4 की वैल्यू। तो 3 इज इक्वल टू 0 माइनस V0/6, तो V0 की वैल्यू इस कंडीशन पे -18 वोल्ट आ जाएगा। आया समझ में? इस कंडीशन में V0 की वैल्यू -18 वोल्ट आ जाएगा। ये और ये दोनों में सेम आंसर आया। क्यों ऐसा सेम आंसर आया? क्योंकि इसमें भी आउटपुट और इनपुट दोनों इन्वर्टिंग में है, इसमें भी आउटपुट और इनपुट दोनों नॉन इन्वर्टिंग पे है, लेकिन इसमें एक इन्वर्टिंग में है और एक नॉन इन्वर्टिंग में है, इसलिए इसमें प्लस आया, इन दोनों में माइनस आएगा। समझ में? अब इसका एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ तो इसको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, यहां पर 4 वोल्ट 2 ओम, फिर एक और 6 वोल्ट 3 ओम ऐसा लगा हुआ है, ठीक है? और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का। इसको बनाओ तो देखना चाह रहा हूं कितना समझे हो। हम्म, 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तुम्हारा सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो, यहाँ का 10 वोल्ट है, ये कितना होगा? 10 वोल्ट। ये कितना होगा? 10 वोल्ट बताया था, दोनों जगह का वोल्टेज सेम होगा। ये कितना होगा? 10 वोल्ट। ठीक, ये कितना होगा? 10 वोल्ट। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 और I2 कितना होगा? I1 की वैल्यू 4 माइनस 10/2 होगा। 4 माइनस 10 मतलब -6/2, -3 एम्पियर। कोई दिक्कत? I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 10/3 मतलब -4/3 एम्पियर होगा। होगा। और ये जो I4 है, I3 ले लेते हैं, I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस V0/4 होगा।
10 माइनस V0/4। अब देखो एक इन्वर्टिंग में है एक नॉन इन्वर्टिंग में है। तो I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस 4/3, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 4 13, 13/3 हो जाएगा। I3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 13/3 बराबर 10 माइनस V0/4। तो 13/3 गुना 4 इज इक्वल टू 10 माइनस V0। तो कितना आ जाएगा, 52/3। 10 माइनस 52/3 बराबर V0। कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 22/3 बराबर V0। किसका सही आया है, आया सही, तुम लोग का? क्यों, इसको लिख रहे थे? अच्छा चलो नोट कर लो फिर। आगे समझ में भैया कैसे करना है। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं।